ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं वृंदावन और दिखाते हैं वो पवित्र अग्नि। वृंदावन का राधा रमण मंदिर अपनी स्वयंभू मूर्ति और अखंड अग्नि के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ ही अग्नि भी प्रकट हुई थी, जो पिछले 500 सालों से निरंतर जल रही है। आपको दर्शन कराते हैं प्रभु की स्वयंभू मूर्ति के और बताते हैं यहाँ जलने वाली अग्नि का राज। मंदिरों के शहर वृंदावन का यह प्राचीन राधा रमण मंदिर अपनी स्थापत्य और वास्तुकला से भक्तों को आकर्षित तो करता ही है, मगर हम आज आपको इस मंदिर की स्वयंभू मूर्ति, जिसके बारे में मान्यता है कि जो 1542 ईस्वी में गोपाल भट्ट गोस्वामी के विरह भाव से शालिग्राम से प्रकट हुए, उसके दर्शन करवाते हैं। रात्रि में उनको सपने दिया कि बेटा उठ और मुझको पिटारी में से निकाल, मेरा जी घबरा रहा है। तो गोपाल भट्ट जी उठे, उन्होंने पिटारी खोली, उसमें से एक बिलाल और 4 उंगल का विग्रह स्वयं शालिग्राम जी में से प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर में राधा रमण भी त्रिभंग रूप में विराजमान है। गोविंद देव जी का मुखारविंद है तो गोपीनाथ जी का गर्दन से लेकर नाभि तक, तो वहीं मदन मोहन जी का नाभि से लेकर चरण तक है। यह है वो अखंड अग्नि जो इस मूर्ति के साथ ही प्रकट हुई थी। आज भी उसी अग्नि पर प्रभु को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद बनाया जाता है। दुनिया भर से भक्त प्रभु प्रसाद का स्वाद चखने यहाँ आते हैं और राधा रमण में रम जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए वही अग्नि को सुरक्षित रखा जाता है और उसी अग्नि के ऊपर ठाकुर जी का भोग बनाया जाता है। और जो उसका कुलिया प्रसाद है, उसका जो दिव्य रस है, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो अलग स्वाद आता है उसमें। राधा रमन जी का मंदिर भक्तों के हृदय में यूं ही प्रेम और शांति का संचार करता रहे और यह अखंड अग्नि भी यूं ही प्रभु प्रसाद भक्तों को चखवाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात बदलाव की गूंज की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने कपड़े, जिसे आप आउट ऑफ फैशन की वजह से पहनते नहीं, किसी का तन ढक सकते हैं? इतना ही नहीं, आपके ये पुराने कपड़े गरीब महिलाओं को स्वस्थ भी बना रहे हैं, साथ ही हजारों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। कैसे हो गए आपके ये पुराने कपड़े इतने चमत्कारिक? इसी चमत्कार पर देखिए हमारी ये खास खबर। हर साल ठिठुरती सर्दी में लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। आखिर क्यों इन सब के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है? इसी कड़वी सच्चाई को बदल डालने के इरादे से सन 1998 में अंशु गुप्ता ने घर घर जाकर पुराने कपड़े मांगने की जो गूंज शुरू की, वो आज देश भर में फैल गई है। आज लाखों लोग अपने पुराने कपड़े इस गूंज पर दान कर रहे हैं, तो वहीं हजारों कार्यकर्ता उन कपड़ों की मरम्मत एवं जरूरत अनुसार छांटकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली और कुछ शहरों में हमारे तमाम कलेक्शन सेंटर्स हैं जो वॉलंटियर्स के घर हैं, उसमें लोग लगातार सामान देते हैं और ये सारा सामान हमारे सेंट्रल गोडाउन्स में आता है और वहाँ रिगरस सॉर्टिंग के थ्रू निकलता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा किसके लिए ज़रूरी है, सिलना है, धोना है, वो गाँव के लिए अच्छा है भी कि नहीं है, और उस पूरे प्रोसेस के बाद उसकी एक पैकिंग की जाती है और फिर हम लोग इसको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू दूर दराज के गाँव में भेजते हैं। पिछले 13 वर्षों में गूंज दान में आए इंच इंच कपड़ों का उपयोग कर रहा है। बस जरूरत के अनुसार कपड़ों का रूप बदल रहा है। देश भर की ऐसे निर्धन महिलाएं जो 700 करोड़ के सैनिटरी नैपकिन व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं, या यूं कहें जो इन नैपकिनों को खरीद नहीं सकती, गूंज मरम्मत के दौरान पैदा हुए कपड़ों के कतरनों से नैपकिन बनाकर उन 2 लाख निर्धन महिलाओं तक मुफ्त पहुंचा रहा है। उम्मीद है अंशु की इस गूंज में आने वाले वक्त में हर भारतीय शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अप टू डेट फैशन के इस दौर में आज आपको सुंदर बनाने में जितना योगदान अच्छे परिधानों का है, उतना ही क्रेज फुटवेयर्स का भी। अलग अलग मौकों के लिए फॉर्मल, कैजुअल, होमवेयर, वेडिंग, मॉनसून जैसे कई जूते चप्पलों की बाजार में मांग बढ़ रही है। फुटवेयर इंडस्ट्री के इस बढ़ते हुए ग्राफ पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फैशन और सौंदर्य के प्रति जागरूक वर्तमान दुनिया में व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके ड्रेसिंग सेंस से सामने आती है, मगर हाल फिलहाल में बदलते फैशन के इस ट्रेंड में मैचिंग फुटवेयर की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज ग्राहक जितना खर्च कपड़ों पर करते हैं, करीब उतना ही खर्च फुटवियर पर भी कर रहे हैं, जिससे अलग अलग अवसरों के हिसाब से फुटवियर पहने जा सके।
यही वजह है कि भारत फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 5 सालों में फुटवियर इंडस्ट्री का आकार दुगना हो गया है, जो आज करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। उद्योग की इस ग्रोथ को देखते हुए इस कारोबार से जुड़ी कंपनियां अपने विस्तार कार्यक्रम में तेजी ला रही हैं और नई कंपनियां अपने स्टोर खोलने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं। पहले फुटवेयर लोग नेसेसिटी में लेते थे, अब ये फैशन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है। आजकल के यंगस्टर बहुत जल्दी जूते चेंज करते हैं। पहले फुटवेयर टूटता था तो बदलते थे, अब ऐसा नहीं रह गया। और कुछ बच्चे आजकल अपनी इनकम पे फुटवेयर्स पे खर्च करना शुरू हो गए हैं, जो कि हर महीने 2 महीने में कलर्ड फुटवेयर्स लेना पसंद करते हैं अपने ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग। फुटवेयर खरीदने के मामले में महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे हैं। मैचिंग ड्रेस में अगर फुटवेयर मैच कर जाए तो मानो जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। आंकड़ों के मुताबिक एक तिमाही में औसतन जहां पुरुष जूतों का 1 जोड़ा खरीदते हैं, वहीं महिलाएं हर दूसरे महीने में जूतों का 1 जोड़ा खरीदती हैं। वो अपने फुटवेयर और एक्सेसरीज को अपडेट करने में जरा भी ढील नहीं देती और फैशन के अनुरूप अपने शू रैक अपडेट करती रहती हैं, जिससे वो हमेशा सबसे लेटेस्ट फुटवियर अपने खूबसूरत पैरों में डाल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। योजना आयोग अब जल्द ही देश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए स्वतंत्र कोष बनाने की वकालत करने वाला है, जिसके लिए उद्योग जगत से लेकर कई अन्य स्रोतों से धन जुटाया जाएगा। इसे 1 अप्रैल 2012 से शुरू होने वाली 12वीं योजना से पहले कोष को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के प्रारूप पर योजना आयोग द्वारा गठित एक समूह की बैठक में यह प्रस्ताव पहली बार आया था। इस स्वतंत्र कोष के लिए ऐसे धन कुबेरों से भी संपर्क किया जाएगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए दिल खोलकर दान करते हैं। वहीं इस कोष में विभिन्न स्रोतों से आने वाले धन के बराबर का एक हिस्सा केंद्र सरकार को भी लगाना होगा। कोष को चलाने के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा गैर सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। योजना आयोग के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र को ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। ऐसे में इस कोष के निर्माण से काफी मदद मिलेगी। अब अपने कपड़ों की तरह ही आप अपना साबुन भी तैयार करा सकते हैं, और वो भी प्राकृतिक तरीके से, यानी ये साबुन आपकी त्वचा के मुताबिक ही तैयार किए जाएंगे, वो भी बिना किसी केमिकल के प्रयोग के। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की छात्रा आकांक्षा मल्होत्रा के लिए ये साबुन बनाना खाना बनाने की तरह है, जिसे वो प्राचीन परंपरा के आधार पर प्राकृतिक रूप से तैयार करती हैं। त्वचा के लिए सौम्य होने के साथ ही साथ इन साबुनों की खास बात यह है कि ये आपकी जेब के लिए भी किफायती साबित होंगे। अब माउथ ऑर्गन शॉक और सेहत का अनूठा कॉम्बिनेशन हो सकता है। जी हाँ, हाल ही में हुई एक नई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि माउथ ऑर्गन डेली अभ्यास से आपको ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से तो दूर रखेगा ही, साथ ही इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को माउथ ऑर्गन के प्रयोग से लाभ भी मिलेगा। माउथ ऑर्गन को नियमित बजाने से ब्रीदिंग सिस्टम तो नियंत्रित होता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप माउथ ऑर्गन बजाने के शौकीन हैं तो मनोरंजन के साथ ही आपको मिलेगी सेहत, वो भी बिल्कुल मुफ्त। दिल्ली वासियों को अब मकानों के नक्शे पास कराने के लिए एमसीडी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लोग अब घर बैठे ही नक्शा पास करा सकेंगे। साथ ही इसके जरिए फीस और आवश्यक दस्तावेज एमसीडी को दे सकेंगे। आवेदन के दौरान ही उन्हें दस्तावेज पूरे न होने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये सब एमसीडी की ओर से तैयार किए गए एक नए सॉफ्टवेयर के चलते होगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ई गवर्नेंस ऑनलाइन पास करने की सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि भवन उपनियम 1893 और मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप जांच करेगा। इस तरह नक्शा पास कराने का आवश्यक शुल्क क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस सेवा के शुरू होते ही दिल्ली नगर निगम ऑनलाइन नक्शा पास करने वाला देश में पहला निगम बन गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में अब 2 पक्षों के बीच समझौता करने पर जिला न्यायालय और वन विभाग द्वारा समझौता करने पर एक न्याय वृक्ष दिया जाएगा। दरअसल जिला न्यायालय और वन विभाग ने लोक अदालत को यादगार बनाने के लिए ये पहल की है, जिसके तहत पक्षकार को समझौता करने पर फलदार पौधा दिया जाएगा, जिसका नाम न्याय वृक्ष रखा गया है। झाबुआ में जिला न्यायालय सहित 13 खंडपीठ में लंबित प्रकरणों की संख्या 7,661 है। इनमें से 2,114 को लोक अदालत के जरिए निपटाने की योजना है। हालांकि
इसके लिए संबंधित पक्षकारों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। इस बार सभी पक्षकारों को समझौता होने के बाद वन विभाग के सहयोग से एक फलदार पौधा दिया जाएगा, जिसे पक्षकार अपने घर आंगन या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाकर न्याय को यादगार बना सकता है। मनोरंजन के तमाम साधनों के आ जाने के बाद भी कॉमिक्स का जादू अब भी बरकरार है। देश में कॉमिक्स किताबों की शुरुआत कार्टूनिस्ट प्राण ने 60 के दशक में हास्य किरदार डाबू और प्रोफेसर अधिकारी की रचना कर की थी। इसके बाद श्रीमती जी के नाम से किरदार आया। इस दिशा में प्रयोग होते रहे और 1973 में चाचा चौधरी साबू की मशहूर जोड़ी सामने आई। शक्तिमान, नागराज और चाचा चौधरी जैसे कॉमिक्स किरदार आज भी लोगों को लुभा रहे हैं। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कॉमिक्स उद्योग में बढ़ोतरी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 50 से 100 करोड़ रुपए का कॉमिक्स बाजार आगामी 10 साल में 400 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में हर साल करीब 200 कॉमिक्स किताबें प्रकाशित होती हैं। इसके साथ ही अब कॉमिक्स पढ़ने का आनंद अपने मोबाइल फोन पर भी उठाया जा सकता है। हैदराबाद की टेसी थॉमस को देश की पहली मिसाइल वुमेन बनने का गौरव तभी हासिल हो गया था जब उन्होंने अग्नि 2 प्राइम मिसाइल की परियोजना निदेशक का कार्यभार संभाला था। यूं तो रणनीतिक हथियारों और परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता है, लेकिन पिछले 2 दशकों से वे अग्नि मिसाइल की परियोजना से जुड़ी हैं। टेसी थॉमस के स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में रॉकेट के प्रति दीवानगी जन्मी, क्योंकि उसी समय अमेरिका ने अपना अपोलो मून मिशन शुरू किया था। इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में अग्नि परियोजना में काम करने का मौका मिला था। थॉमस को अग्नि मिसाइल के ईंधन की ठोस प्रणाली में विशेषता हासिल है। माँ का दूध अमृत के समान है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने भी एक शोध के जरिए इसकी पुष्टि कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने अपने नए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि माँ के दूध में स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और अंधेपन से बचाव में कारगर है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ताज़ा शोध की माने तो माँ का दूध शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। इसमें मौजूद कोशिकाओं में भ्रूण से ली गई स्टेम कोशिकाओं के समान गुण पाए जाते हैं। स्टेम कोशिकाएं शरीर की मास्टर कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग, ऊतक, रक्त हड्डियों और मांसपेशियों में तब्दील होने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और स्ट्रोक जैसी तमाम जानलेवा बीमारियों का इलाज इन कोशिकाओं की मदद से मुमकिन है। नई खोज कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ इससे भ्रूण की मौत संबंधी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के जन्म के बाद स्टेम कोशिकाएं सुरक्षित रखवा पाएंगी, ताकि भविष्य में तमाम बीमारियों के इलाज में इनका इस्तेमाल किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।